चलिए आप सभी को नमस्कार। और आज हम लोग चलते हैं बेटा परसेंटेज कंपोजिशन वाले टॉपिक पे। परसेंटेज कंपोजिशन के टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर एटम का किसी कंपाउंड में कंपोजिशन फाइंड करते हैं। ठीक है, वहां से आपको मैं ले चलूंगा और एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराऊंगा, एकदम मजेदार मजेदार, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ऐसा सवाल कराऊंगा जो आप कहीं सुने भी नहीं होंगे, उसका आंसर आपको दिखाऊंगा। तो यहां से बेटा हम चलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन में। मैं यहां आता था आपके पास कि पर्टिकुलर किसी भी एटम का किसी कंपाउंड में परसेंटेज निकालना। जैसे तुमसे कोई पूछ दिया कि बेटा एक बात बताओ कि वाटर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है। ठीक, तुमसे कोई पूछ दिया कि वाटर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, तो आपको कैसे फाइंड करना होगा। एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है वो कितना परसेंट होता है, वो आपको फाइंड करना है। तो ये बात कौन बताएगा? कंपोजिशन वाला फार्मूला बताएगा। तो वही चीज बेटा मैं बता रहा हूं यहां पे। तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एटम आर एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एटम ऑफ आर एलिमेंट इनटू, बेटा एक बात लिख देना है यहां पर सिंह साहब, नंबर ऑफ दैट एटम को भी यहां मेंशन करना होगा, अपॉन मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे। तो वो जो आंसर आएगा वो एकदम आपके घर चला जाएगा आंसर, समझे। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आने वाला है। मजा तब आएगा जब हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, यहां बैठिए, दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक, हम नहीं देख पा रहे हैं, सबको देखना जरूरी है, सबको समझ। तो देखो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ each atom in C2H5OH। इसका क्या नाम होता है? C2H5। बहुत सही, इथेनॉल होता है। तो बेटा इसका आंसर आप कैसे फाइंड करिएगा ये आपको मैं समझाता हूं। एक्चुअली मोलर मास अगर हम लोग इथेनॉल का फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें? मोलर मास ऑफ C2H5OH अगर फाइंड कर लें बेटा, अगर C2H5OH फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगा? C2H5OH तो क्या आएगा? 2 कार्बन है बेटा और 12 मास होता है, बोलिए। और 5 और 6 हाइड्रोजन है तो 12, सॉरी, ये आपका हाइड्रोजन का 1 होता है और एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16 हो जाएगा भाई। तो 24 + 6 + 16 ये 30 और कितना हो जाएगा? ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 46 आएगा ना। तो 46 ग्राम आपका पर मोल में मोलर मास आ जाता है। बोलो क्लियर है क्या? अब आपको अगर आपसे ये पूछ दिया कि आप एक बात बताइए, आप जो है इसके बारे में बताइए कंपोजिशन क्या आएगा, इसके बारे में आप बताइए कंपोजिशन क्या आएगा। वही तो गड़बड़ा रहा है। हाँ, हाँ ठीक। देखो, तो क्या करना बेटा, यही करना है कि परसेंटेज अगर आपसे पूछ रहा है, आपसे अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ, हम कार्बन का पूछ ले रहे हैं तो कार्बन कितना होगा बेटा? तो क्या करोगे? मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 12, लेकिन 2 टाइम है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 46 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आप जब सॉल्व कर लोगे तो परसेंटेज कंपोजिशन आपका आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद बेटा एक बात देख लेना, ये सही है ना, 24 6 और ये 16 सही है। इसके बाद बेटा अगर आपसे ये पूछ रहा है,
अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप हाइड्रोजन का बताइए, तो बेटा हाइड्रोजन का क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, कितना हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1/46 इंटू क्या होगा बेटा 100, ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा। अगर आपको ऑक्सीजन का फाइंड करना है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर फाइंड करोगे तो 5 कितना था ना, 5 इंटू 16 अपॉन कितना हो जाएगा 46 इंटू 100 हो जाएगा। अरे कितनी बार ऑक्सीजन है, अच्छा एक ही ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन अगर एक है तो मैं यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16/46 इंटू 100, आपका यहां पर परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। बोलिए बात क्लियर है सबको, समझ में आ गया। अब इसके बदले एक सवाल और पूछा हुआ है, तो उसमें आप देखोगे पेनिसिलिन वाला एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाता हूं। सवाल लिखिए, सवाल क्या कह रहा है बेटा, सवाल ये कह रहा है कि अगर, देखो मैं सवाल लिख रहा हूं और सब लोग ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, पेनिसिलिन, क्या लिखा है, पेनिसिलिन, नाम सुने आप लोग, एन इज अ एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबैक्टीरियल क्या है बेटा, एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। क्या कह रहा है, दैट कंटेन, उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ है, कितना 9% सल्फर बाई मास दिया है। बोलिए बात क्लियर है। करा डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल, अब बच्चे क्या होते हैं ना, सवाल देख के ही घबरा जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आप पेनिसिलिन एन की बात कर रहा है, ठीक है, पेनिसिलिन एन की बात कर रहा है। एक बात बताओ, कह रहा है कि सल्फर का एक परसेंटेज दे दिया है, तो करना कुछ नहीं है, परसेंटेज तो दिया है ना, हम एक बात मान के चल रहे हैं कि इसमें कम से कम एक सल्फर होगा मिनिमम। अच्छा एक बताओ, पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट कह रहा है, एग्जैक्ट तो बोल नहीं रहा है, अप्रॉक्स बोल रहा है ना। अगर एग्जैक्ट बोलता तो हमको कंफर्म पता करना पड़ता कि उसमें कितना सल्फर होगा। एग्जैक्ट तो बोल नहीं रहा, पॉसिबल बोल रहा है, तो बेटा पॉसिबल अगर बोल रहा है तो हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर एक ही आपका क्या है, एक ही आपका क्या है, सल्फर है। हम मान लेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, एक ही सल्फर प्रेजेंट है। बात क्लियर है, समझ में आ गया। फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, लिख लो, सॉल्यूशन आपके सामने यहां रहा। क्या लिखोगे भाई, परसेंटेज ऑफ सल्फर लिखोगे कि नहीं लिखोगी, तो क्या लिखोगी, मास ऑफ सल्फर, क्या लिखोगी, मास ऑफ सल्फर अपॉन क्या लिखोगे बेटा, मोलर मास ऑफ क्या, पेनिसिलिन एन इंटू क्या कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए। क्या करोगी उतना लंबा, इसीलिए तो पूछ रहा है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा है, आप टेंशन में आ जाएंगी, इसीलिए कह रहा है आप बताइए। तो क्या करना होगा, सल्फर कितना दे रखा है, 9%, बोलो दिया है कि नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, सल्फर का मास यहां 32 पॉसिबल ले लिया गया, हम मान लिए कि एक हो सकता है उसके अंदर, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। और मोलर मास बेटा कितना दिया इसका, मोलर मास मुझे नहीं पता, तो क्या मैं एक्स ले रहा हूं, क्या मैं एक्स ले लूं। अब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 32/9 इंटू 100, यहां से आप निकाल लोगे, इसका मोलर मास आ जाएगा। कोई तकलीफ, पॉसिबल एटम तो एक्स लेना पड़ता, तब ये दिया रहता, ये आपको दिया रहता, और यहां एक्स की वैल्यू रख करके निकालना पड़ता, कर लेते। हमको देता तो करते ना, हमको तो बता नहीं रहा है, हमको तो ये नहीं बोल रहा है कि उसमें कितने एटम हैं सल्फर के, हम मान के चल रहे हैं कि एक होगा, क्योंकि पॉसिबल पूछ रहा है, एग्जैक्ट तो पूछ नहीं रहा। अगर एग्जैक्ट पूछता तो इतने डाटा पे हम सवाल नहीं कर पाते।
बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे सवाल पे आते हैं। एक सवाल ऐसे ही आपके सामने और मैं लेकर आता हूं। अच्छा, कभी कभी सवाल में पूछा जाता है तो 2 इंटू कर देते, यहां 2 इंटू कर देते, क्या तकलीफ है? एकदम मस्त तरीके से आगे बढ़े। चलिए एक सवाल और आपके सामने लेके चलता हूं मैं। देखा, जब ना ही मन दिया रहेगा झगड़ा नहीं करने जाओगी। हाँ, लिखो देखो, अ कंपाउंड कंटेन 20% नाइट्रोजन बाई मास। अ कंपाउंड दिख रहा है सबको ना? अ कंपाउंड contain 20% नाइट्रोजन बाई मास। सेम उसी तरीके से कुछ बोल रहा है ये, 20% नाइट्रोजन बाई मास। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन, आ गया तुम्हारा वाला सवाल, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन क्या दिया है? ये दिया है आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अभी आप पूछ रहे थे ना, तो बेटा वही चीज तो हो गया, उसी पे तो हम आ गए। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि देन डिटरमाइन द पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कह रहा है देन डिटरमाइन द पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। अब क्या करना है? सवाल तो बेटा सेम उसी तरीके से है ना, सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा खेल करना यहां पे दिख रहा है। अब होगा क्या बेटा, सॉल्यूशन पे अगर ले चले हम आपको, तो सॉल्यूशन में क्या विजुलाइज हो रहा है आप देख सकते हो। सॉल्यूशन में आपको क्या दिखना है? सॉल्यूशन में ये देखना है कि क्या क्या दिया है आपके पास। दिया क्या है, लगाना क्या है। यही तो तरीका होता है न्यूमेरिकल का। बोलिए, यही तो बचपन से पढ़ी हैं। तो क्या होगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ एटम इनटू क्या होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन बेटा क्या होगा? पॉसिबल मोलर मास में लिख देता हूं, पॉसिबल मोलर मास में लिख देता हूं किसका? ऑफ दैट कंपाउंड इनटू क्या कर लो बेटा? 100 कर दो। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद बेटा करना क्या है अपनों को? सारा डाटा दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है 20%, और बेटा क्या दिया है? नंबर ऑफ एटम दे दिया है कि 2 होगा और एक नाइट्रोजन 14 हो गया। मुझे ये नहीं पता है, मैं x ले सकता हूं, x इक्वल टू 2 इंटू 14 बाई 20 इंटू 100। तो 0 से 0 और 2 से 2 कितना हो जाएगा? 140 आपका। बोलिए, बात क्लियर है? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। एक सवाल आपके साथ और शेयर करेंगे। इस सवाल में कोई तकलीफ नहीं है आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो एक पेज पे हम और आते हैं, एक पेज पे हम और आते हैं, और पेज पे आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान से, मिटा देने तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। देखो, एक सवाल बहुत अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाई मास। देखो, हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? हाँ, कंटेन 0.25% आयरन बाई मास।
आयरन बाई मास। करा द मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज क्या दिया बेटा, एक डाटा दे रखा है 89600 दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन पूछ रहा है। और यहां दे रखा है आपके लिए आराम करने के लिए कि भैया इनको टेंशन ना हो, तो आयरन का मास दे रखा है। अब एक बात बताओ, कैसे निकालोगे इसको? परसेंटेज आपको दिया हुआ है, सारा कहानी दिया है, कैसे सॉल्व करोगे? बहुत शानदार तरीके से पढ़े हो जाएगा क्या? हो जाएगा। चलिए हम भी थोड़ा देख लें, जब आप बोल रहे हैं तो हम भी आपके साथ थोड़ा सा सहमति ले लें कि आप सही कह रहे हैं कि नहीं। लेना जरूरी है ना सहमति। तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आयरन किसमें, इन हीमोग्लोबिन इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलते रहिए, आयरन इनटू क्या होगा, मास ऑफ आयरन बाई क्या होगा, मोलर मास कितना बेटा, हीमोग्लोबिन का, और किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो भाई साहब वैल्यू तो रखना होगा ना आपको, क्या रखोगे वैल्यू, ये दे रखा है 0.025, यहां मुझे x ले लेता हूं, इसको नहीं पता है मुझे, और मास कितना दिया 56, मोलर मास कितना दे रखा है 89600, और इंटू 100, 0 से 0 उड़ा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू एक्स इंटू 56 बाई 896। अब जब हम एक्स इंटू 56 करेंगे तो 0.25 इंटू क्या करना 896, और भाई साहब क्या हो जाएगा, भाइयों बहनों क्या होगा, ये छोटे छोटे बच्चों, ये हो जाएगा 56। आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि आंसर आएगा कितना। कुछ आप भी तो करिए, आपको भी तो करना है ना, नहीं करना है सवाल? कुछ जिम्मेदारी आप निभाइए, कुछ हम निभाएं, तब तो गाड़ी चलेगी। बोलिए, जल्दी करो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी जिंदगी में, कितनी एक्स की वैल्यू आएगी? जिंदगी तो वही बदलता है ना, हीमोग्लोबिन ही ना। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो जिंदगी कहाँ है कि भाई, है? अब बकरे की कलेजी खाना पड़ेगा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, नहीं? हम्म। हो गया। जल्दी करो, टाइम ना वेस्ट करिए। जो बच्चे वीडियो देख भी रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है को बैठ करके क्या करें, सॉल्व करें, उनको भी सॉल्व करना है भाई। ऐसा नहीं कि बैठ करके चाय लेके बैठे हो, हा? बैठ के उनको भी देखना है और सॉल्व करना है। 13 पॉइंट, अरे भाई साहब कैसे डिवाइड करो, हम्म,
अरे अभी हम बता रहे हैं, 896 है ना, तो डिवाइड बाई कितना हुआ 56, और 16 आ रहा है, तो 16 इंटू 0.25, 4 आ गया। अरे बच्चा लोग, x की वैल्यू 4 आएगा, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हीमोग्लोबिन में 4 एटम आयरन के हैं। ये बात क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन में 4 एटम किसके होते हैं बेटा, आयरन के होते हैं। ये एकदम फिक्स है, इसको कोई काट नहीं सकता है। बोलिए बात क्लियर है, समझ में आ गया, बोलो भाई। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं तो सीधे सवाल भी लगवाएंगे, वहां से आते हैं तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसी के साथ आपको पढ़ाएंगे इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक टॉपिक डन है हमारा, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा फिर इधर दिमाग लगाइए, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनना, एक टॉपिक यहां से भी बनता है। एक टॉपिक क्या बनता है, इंपीरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ध्यान देना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में किसी एटम, किसी कौन सा एटम कितना प्रेजेंट होता है एक्चुअल में, दैट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो बच्चा एग्जाम्पल में क्या हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे मान लो कि C6H12O6 है अपने पास, तो 6 क्या है, कार्बन कितना बेटा 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, और ये अगर ये नंबर नहीं रहता तो क्या ये ग्लूकोज कहलाता, नहीं कहलाता। तो इसीलिए ये वो डिसाइड भी करता है कि वो उसका मतलब नाम क्या होता है। दूसरी बात, अगर हम लोग C6H6 ले लें तो C6H6 में क्या नाम होता है इसका, बेंजीन होता है। और बेंजीन में अगर हम CH लिख दें तो क्या आप डिसाइड कर पाओगे कि वो बेंजीन है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, मॉलिक्यूलर मास, इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये मैंने यहां लिख दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसको फॉर्मूला बनाना होगा। तो ये बात, एक बात फिक्स है कि ये बताता है कि कंपाउंड का नाम क्या होगा। अगर हम ये लिख दें तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि उस कंपाउंड का नाम होगा क्या। क्लियर है। इसी तरीके से तीसरा केस पे अगर हम लोग आ जाएं तो क्या हो जाएगा, C2H4 आपका होता है और इसका नाम होता है इथीन होता है। तो अगर हम CH लिख देते तो CH बताता कि मैं इथीन हूं, नहीं बता पाता। इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल एटम को बताता है किसी कंपाउंड में। एक बात बताओ कि वाटर में क्या हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वाटर में हाइड्रोजन जब 2 होगा और ऑक्सीजन 1 रहेगा तभी तो वाटर बोलेंगे, HO तो नहीं बोल सकते हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये इंपीरिकल मॉलिक्यूलर हो गया। अब आते हैं इंपीरिकल फॉर्मूले पे। बोलोगे सर ये तो बता दिया आपने, अब आप बताइए इंपीरिकल होता क्या है। तो इंपीरिकल जो होता है वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या जूता में इधर उधर बतियाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, इंपेरिकल आ जाएगा। जैसे इसी को उठा के ले आइए, किसको, CH को लाइए, जैसे इसी को उठा के ले आइए, किसको बेटा, C6H12O6, क्या रेशियो होगा, 6 से डिवाइड कर दो, सबको एकदम तोड़ दो, तोड़ के एकदम किनारे कर दो ताकि बाद में ना टूट पाए। ऐसा तोड़ो कि बाद में ना टूटने की कोई चांस हो, इतना मार मारो कि टूटे फिर आगे चल ना पावे। क्या ये टूट पाएंगे अब आगे, तो क्या ये ग्लूकोज हुआ, क्या ये नहीं हुआ। अब हम नहीं कह सकते हैं ग्लूकोज है वो। तो ये आपका क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया।
इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल को लेके आपके जिंदगी में ले चले हम लोग, तो C6H6 क्या नाम था इसका? बेंजीन था बेटा। और बेंजीन को अगर तोड़ दिया जाए, बेंजीन को अगर तोड़ दिया जाए तो CH होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे क्या ये बेंजीन है? नहीं बेंजीन है। क्यों? क्योंकि 6 से आपने दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, CH बन गया। तो CH क्या हो गया बेटा? इट इज अ इंपीरिकल फॉर्मूला। कोई किसी को दिक्कत? तीसरा केस देख लो, एक और एग्जांपल। एक बात बताओ, क्या H2O को सिंप्लीफाई कर पाएंगे? क्या H2O को सिंप्लीफाई कर पाएंगे? जब हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे दीपांशु, तो यही दोनों होगा ना, यही इंपीरिकल भी होगा और यही मॉलिक्यूलर भी होगा। बोलो क्लियर है? इतना ही नहीं, अभी और आपको कहानी सुनाते हैं। इतना ढेर कहानी आपको सुनाएंगे हम कि आप दंग रह जाएंगे। चौथी बात देखो, दिख रहा है ना? चौथी बात देखो भाई, चौथी बात जरा देख लिया जाए, चौथी बात जरा देख लिया जाए कि C6, सॉरी हम ये लेना चाहते हैं, C2H5OH, क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? अगर इसको सिंपल लिख दिया जाए तो C2H6O होगा कि नहीं होगा? क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? अब इसका मतलब कि जो सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है वही आपका इंपीरिकल फॉर्मूला भी होता है, वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है। यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। क्लियर है? डन है? अब दोनों में कुछ रिलेशन होता है भाई साहब, दोनों में रिलेशन होता है। तो दूसरे पेज पे आते हैं और आते हैं रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कैसे हम निकालेंगे रिलेशन? सीधे छाप दो इसमें। तो होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला का होल n लिख दो, या n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बोलोगे सर n क्या है? आप फंसा दिए आपने हमको। तो n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 या n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। हाँ, अगर बेटा n की वैल्यू, अगर आपके जिंदगी में n की वैल्यू 1.9 आ गया या 1.8 आ गया या 1.7 आ गया तो हम कहेंगे कि उसको सीधे 2 ले लीजिएगा। ठीक? अगर n की वैल्यू आपके सामने 2.1 आ गया, 2.2 आ गया तो हम कहेंगे इसको सीधे क्या ले लीजिएगा? 2 ले लीजिएगा। क्या करेंगे? तो उसको भी हम एवरेज में ले लेंगे, मतलब होल में ले लेंगे, उठा लेंगे। हम 3 भी ले सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहानी है। अब बोलोगे सर n कैसे आएगा? n को कैसे फाइंड करना हमको है? तो n को फाइंड करने का जो तरकीब होता है वो लिख लीजिए। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा और अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास दिया रहेगा, वहां से आप n निकाल लेना। अब अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है तब क्या करोगे? तो क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है? 2 होता है ना। यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा? 2 इंटू VD होगा। इससे आप मॉलिक्यूलर मास क्या कर लीजिएगा? फाइंड कर लीजिएगा। अगर ऐसा पूछता है तब की बात कर रहा हूं, और नहीं पूछेगा तब जजस हियर हम। ठीक? तो सवाल किया जाए। एक सवाल कराते हैं, छोटा सा सवाल, तो आपको अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा कि नहीं आएगा? चलिए तब मजा देखा जाए। एक सवाल है बेटा आपके पास, एनसीईआरटी ने बोला है कि एक कंपाउंड बनाया गया है। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। एक कंपाउंड बनाया गया है बेटा, लेकिन उस कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है? उस कंपाउंड का जो कंपोजिशन है
उसमें हाइड्रोजन जो दिया है, हाइड्रोजन वो दिया है 4.07%। और क्या दिया है, कार्बन दिया है बेटा, कितना दिया है, 24.27% दिया है। और क्या दिया है, Cl, इसका मतलब Cl कितना दे रखा है, 71.65% दिया है। तो कह रहा है व्हाट इज द इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर, अच्छा मोलर मास भी दिया है, देखो मोलर मास दे रखा है और ये दिया है 98.96 ग्राम पर मोल में दिया है। तो कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अपना बता दीजिए। तो कैसे करना, ध्यान से देखो, सब लोग अच्छे से समझना, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो सवाल करने का तरीका क्या होता है। सवाल करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बोलूंगा कि आप एक टेबल जनरेट करिए। क्या जनरेट करिए, एक टेबल जनरेट करिए। टेबल कैसे बनाना है ये ध्यान दो, मैं बना रहा हूं ये ग्राफ डाटा और आप भी सीखिएगा ऐसे बनाना। हाँ, अरे हम डायरेक्ट भी बता देंगे, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये हो जाएगा। डिजिटल चीजों में थोड़ी दिक्कत होती है। हो गया, यहां पर हम ले लेते हैं इस तरह से, यहां पे बेटा ले लेंगे रेशियो, यहां पे ले लेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, यहां ले लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, यहां ले लेंगे मास, यहां ले लेंगे नंबर ऑफ मोल, यहां ले लेंगे सिंपल रेशियो। अब कहानी देखा जाए, ये आपके पास जिंदगी में आपके सीरियल नंबर बताएगा, ये आपके नेम बताएगा एलिमेंट का, ये बताएगा परसेंटेज छोटा लिख रहा हूं, ये बताएगा वेट, एटॉमिक वेट जो लिखा होता है एटम का, यहां n निकालोगे W/m करके, यहां लिखोगे सिंपल रेशियो और आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से, कितने एटम है, 1 2 3, तो नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 3, डाल लिया आपने। इसके बाद बेटा नेम क्या है, पहले हाइड्रोजन को लिख लें, हाइड्रोजन, कार्बन, Cl, कितना दिया है 4.07, इसके बाद 24.27, इसके बाद 71.65, ये मास कितना है 1 12 35.5। अब 4.07 में 1 से डिवाइड करो, 24.27 में 12 से डिवाइड करो और 71.65 में 35.5 से डिवाइड करो, तो 4.07 आएगा। अब ये कितना बेटा आएगा, इसको डिवाइड करो, 12 दूना 24, कितना आएगा 2.2 के आसपास लगभग, और यहां 3 बचेगा, तो 2 2 12 2 24 ही बचेगा। ये कितना होगा 35, कितना डिवाइड करो जल्दी से, अरे यार तुम लोग डिवाइड करना नहीं आ रहा, बताओ एग्जैक्ट आ रहा है 71.65 डिवाइड बाई आपका 35.5, 2.01 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा 2.01, और ये कितना आ रहा था, 1 मिनट, हाँ सर, नहीं आज कहाँ, नहीं नहीं, आज तो नहीं आएंगे, छोड़ दीजिए, मंडे से देखते हैं, ट्यूसडे से। तो कितना आया है ये कितना आएगा, तुम्हारा भी काम हम ही कर रहे हैं बेटा, तुम लोग बैठ करके 24.27 डिवाइड बाई 12, 2.02 आ रहा है, ये तुम्हारा जो है 2.02 आएगा, ये वाला 2.02 आएगा, ठीक। अब सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा इसमें से, यही है ना, इसका मतलब 4.07 अपॉन 2.01, 2.02, 2.01, ठीक है,
और ये 2.01 बाई 2.01, ये लगभग 2 बार में आएगा। ये कितना 1 आएगा। ठीक, इसका मतलब कि जो सी आ रहा है वो 1 आ रहा है, एच कितना 1 आ रहा है, सीएल कितना आ रहा है, अरे CH2 2 आ रहा है, Cl1 आ रहा है। इसका मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला आपका क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, CH2Cl। तो अब मॉलिक्यूलर निकाल लेंगे। इसका मतलब होगा कि ये CH2Cl आपका बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे ये जरा देख लिया जाए। तो एक बात बताओ, यही लिख बता दें क्या जगह है, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे देखो सब लोग, एक बात बताओ कि मेरे पास एन तो है नहीं, लेकिन मोलर मास तो दिया है। इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 इंटू 0.96 अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इसका निकाल लो, 12 + 2 + 35.5 कितना आ जाएगा बताओ, 14 + 35.5 और 35.5 14 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 49, यानी 49.5। क्या लगभग 2 बार में आएगा, क्या अप्रॉक्स 2 बार में आएगा। इसका मतलब कि अपने पास n की वैल्यू 2 आ गया। जब बेटा n की वैल्यू 2 आएगा तो मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला क्या लिखोगे, इंपीरिकल फॉर्मूला होल n। तो इंपीरिकल फॉर्मूला तुम्हारा CH2 1 है, Cl है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2H4Cl2, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अप्रॉक्स अभी तो सिखाया तुमको, बोलो क्लियर है, सबको समझ में आया। तो ये कहानी होता है, कर लोगे आप लोग। एक एनसीईआरटी का सवाल है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है एक बिल्डिंग गैस है, ठीक है, जिसमें जो आपको कहता है कि CO2 इतना निकल रहा जलाने पर। एक यहां बता देता हूं, हम कल उसको सवाल कराएंगे, हटा इसको। कहता है कि एक वेल्डिंग गैस है बेटा, उसका आंसर भी फिक्स रहता है, हमको पता है। और कहता है कि जब इसको बर्न किया जाता है तो ये CO2 दे देता है और H2O दे देता है। इसको देता है कुछ x पर ग्राम और इसको दे देता है कुछ y ग्राम, ठीक है। और कहता है कि 10 लीटर दिया हुआ जलाने के लिए। तो कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास, इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो बहुत वो होता है, सबसे पहले करना क्या पड़ता है, कार्बन का परसेंटेज निकालना पड़ता है उसमें, इसमें कितना कार्बन है, ठीक, और इसमें कितना हाइड्रोजन है ये निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद उनका परसेंटेज निकालना होता है, कार्बन का परसेंटेज। पहले यहां से इसकी मदद से आप पहले क्या निकालोगे, कार्बन का मास निकालोगे, कितना आएगा मास ऑफ कार्बन। देखो मास ऑफ कार्बन पूछेगा, पहले निकालना होता है, मैं कल देखता हूं। मास ऑफ कार्बन आपको निकालना है पहले, समझ रहे हो। उसके बाद यहीं से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और सारा कंपोजिशन आ जाएगा, तो इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। आंसर भी मैं बता देता हूं, इंपीरिकल फॉर्मूला C1H1 आता है, ठीक। और मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, वो इनडायरेक्ट एसटीपी पर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। तो वहां से मोलर मास निकल जाएगा, और जब मोलर मास निकल जाएगा, ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है ये है, तो मोलर मास इज इक्वल सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला n हो जाएगा। तो C1H1 और n की वैल्यू 2 आता है, C2H2 आंसर क्या आ जाता है, इथाइन आ जाता है, ठीक है। इतना सवाल उसमें अच्छा सवाल है, और थोड़ा सा वो दे दिया, सेंटेंस में ज्यादा दे दिया है,
तो लोग घबरा जाते हैं, बच्चे भी घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, कल हम आते हैं तुरंत पीडीएफ उसका देखेंगे, सवाल सॉल्व कर देंगे, वो भी हो जाएगा। उससे बड़ा एनसीईआरटी में कोई सवाल इस परसेंटेज वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारा ये कहानी खत्म हो गया, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे तो बेटा बढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से नियम अपना देखना है, कैसे कोई एटम आपस में कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वो ये प्रिंसिपल बताता है। तो पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ मल्टीपल डिफिनिट प्रपोर्शन, डिफिनिट बोलो या कांस्टेंट प्रपोर्शन बोलो, कांस्टेंट कंपोजिशन। समझ रहे हैं आप लोग? थर्ड बेटा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन कहते हैं। चौथा होता है एवोगाड्रोज लॉ, और पांचवा होता है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक्स लॉ होता है। कितने होते हैं? एक और होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो हमको देखना नहीं है, देखा बता भी देंगे। अच्छा, एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बेटा ये तीनों जो होते हैं वो मास डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इनको जब भी आपको डिफाइन करना रहेगा तो मास के लेवल पे करना होगा। और ये दोनों जो होते हैं ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। यानी जब भी हम लोग बात करेंगे बेटा तो वॉल्यूम के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम के लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो ये तीनों कहां होते हैं? मास डिपेंडेंट होते हैं। और ये दोनों कहां होते हैं? वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। तो इतनी बात हो गई, कल हम लोग इसको भी फिनिश कर देंगे, जो एक दो टॉपिक बचा है उसको भी फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं बेटा, कल के लेक्चर में मिलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में। कल ये टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे। आप लेक्चर देखिए, समझिए, लिखिए, उसके बाद खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को आखिरी में लेक्चर अगर सुने होंगे तो उसके लिए आप सबको ढेर सारा थैंक यू। बात समझ में आ गया? इसी के साथ कल मिलते हैं लेक्चर में। ओके, थैंक यू।